हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं आपके साथ। पार्टनरशिप का अगला चैप्टर हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल कर लिया, न्यूमेरिकल नहीं किए हैं, अभी थ्योरी पार्ट किया है। ऐसे गुडविल का भी हम पहले थ्योरी पार्ट समझ लेते हैं ठीक से, और न्यूमेरिकल फिर हम पार्टनरशिप फंडामेंटल के और गुडविल के दोनों साथ ले लेंगे, ठीक है। ऐसे हम दो चैप्टर के थ्योरी समझ के एंड देन वी विल डू न्यूमेरिकल्स टेकिंग 2 चैप्टर्स टुगेदर, ठीक है। तो गुडविल की शुरुआत करते हैं। गुडविल चैप्टर का जैसे नाम है नेचर एंड वैल्यूएशन, तो एक तो गुडविल की नेचर क्या है और हम कैसे इसको वैल्यूएशन करते हैं, वैल्यूएट करते हैं, और कब कब हमें इसकी वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है, ये समझना है हमने, ठीक है। तो एक सबसे पहले समझना है कि गुडविल एक असेट है और ये जेन्युइन असेट है, रियल असेट है, ये फिक्टिशियस असेट नहीं है, लेकिन ये इंटेंजिबल असेट्स है। ये लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर की तरह टेंजिबल नहीं है, इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसकी कोई फिजिकल शेप नहीं होती, तो उनको हम इंटेंजिबल असेट्स बोलते हैं, ओके। लेकिन ये रियल असेट है, फिक्टिशियस नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट विच प्लेसेस द बिजनेस और द एंटरप्राइज at an advantageous position, okay, it places the business or enterprise at an advantageous position due to which the enterprise is able to earn higher profits without putting extra efforts, ठीक है। ये एक मीनिंग हो गया इसका। तो गुडविल एक, एंड अगेन एक और मीनिंग समझ सकते हैं, इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। गुडविल इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच इंश्योर्स दैट द कस्टमर्स विल कम अगेन एंड अगेन टू द सेम प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसे जब मैं रीबॉक का जूता पहनता हूँ तो फिर मैं बार बार रीबॉक के पास ही आता हूँ, मैं एडिडास, नाइकी या बाटा का जूता पहनना पसंद नहीं करता, तो ये रीबॉक की गुडविल हो जाती है, ओके, ठीक है। क्यों मैं ऐसा करता हूँ कि मैं रीबॉक का जूता पहन के देन आई डोंट वांट टू गो टू नाइकी, एडिडास, राइट। तो इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ वहाँ पे बेटर मिल रहा है। वो बेटर जरूरी नहीं है वो क्वालिटी हो, कुछ भी बेटर हो सकता है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी हो सकती है, ओके, उसके शोरूम की सिचुएशन या लोकेशन भी हो सकती है, उसके स्टाफ का, मैनेजमेंट का या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का बिहेवियर भी हो सकता है, राइट। देयर कैन बी सो मेनी रीजंस कि गुडविल के कारण क्या क्या वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हमने ये समझा कि इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच इंश्योर्स the customers to come again and again to the same place of business, or which makes or which enables the enterprise to earn higher profits without putting extra efforts, ठीक है। ये गुडविल की डेफिनेशन हो गई। अब हम गुडविल की नेचर को और आगे पढ़े तो जैसे मैंने बताया कि एक तो ये इंटेंजिबल असेट है, फिर ये रियल असेट है, ओके। गुडविल बिजनेस के साथ चलती है, ऐसा नहीं हो सकता कि बिजनेस को और गुडविल को अलग अलग कर लें, ओके। तो इट गोज ऑन अलॉन्ग विद द बिजनेस। अगर बिजनेस को बेच दोगे तो गुडविल भी गई, अगर उसका नाम भी यूज़ करने की परमिशन दे देते हैं आप सामने वाले को तो, ठीक है, ये बात हुई। दूसरी बात, गुडविल एंटरप्राइज को हेल्प करती है हायर प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। गुडविल की वैल्यूएशन सब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव नहीं होती। ऑब्जेक्टिव वो चीज़ें होती है जिनका हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोई हो, और जो ऑब्जेक्टिव होती है चीज़ें उनकी 4 वैल्यूएशन नहीं होती। लेकिन गुडविल सब्जेक्टिव होती है, इसका मतलब वो जो वैल्यूएशन करेगा उसके ऊपर, और हम कौन से मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब वो वैल्यू करने वाले के जजमेंट के ऊपर, उसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर, मेथड के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए हम बोलते हैं कि गुडविल सब्जेक्टिव होती है, ठीक है। एंड जैसे मैंने बताया, इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स कस्टमर्स अगेन एंड अगेन टू द सेम प्लेस ऑफ बिजनेस, ओके। एंड देयर आर मैनी फैक्टर्स जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं, हम फैक्टर्स की बात करते हैं बाद में। अभी हम क्या बात करते हैं और कि गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत हमें कब कब पड़ती है, ओके। क्योंकि ये चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और व्हाई डू वी नीड टू वैल्यू गुडविल। तो गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत हमको 4-5 सिचुएशन से पड़ती है। अगर पार्टनर्स आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो गुडविल को हमें वैल्यू करना पड़ता है, राइट। क्यों करना पड़ता है ये हम जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ेंगे चैप्टर, वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, राइट। अगर कोई पार्टनर का हम एडमिट करते हैं, नया पार्टनर का एडमिशन करते हैं, तो हमें गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, ओके, ठीक है। क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर होता है या जो डिसीज्ड पार्टनर होता है उसको भी गुडविल का शेयर मिलता है बेसिकली। एंड जैसे ही जब हम कोई नया पार्टनर एडमिट करते हैं तो उसको अपने गुडविल के शेयर के इक्विवेलेंट अमाउंट लेके आना होता है, पैसा लेके आना होता है, ठीक है।
और अगर हम अपना बिजनेस बेचते हैं तो हम बिजनेस को जब बेचते हैं तो असेट्स और लायबिलिटीज़ का जो डिफरेंस निकालते हैं, नेट असेट्स, वो बिजनेस की वैल्यू होती है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हमारी गुडविल भी कुछ पॉजिटिव है, मतलब अगर हमारा बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है एंड वी फील दैट वी हैव ए पॉजिटिव गुडविल, तो हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं और बिजनेस को बेचते वक्त हम गुडविल के रूप में एक्स्ट्रा अमाउंट भी बायर से चार्ज करते हैं। तो इसलिए गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत वहाँ भी होती है। या जब 2 फर्म्स या 3 फर्म्स आपस में अमलगमेट करती हैं या मर्ज करती हैं, तब भी गुडविल को वैल्यूएट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये पार्ट हुआ कुछ थ्योरी पार्ट। फिर हम बात करते हैं कि गुडविल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो ये समझना है पहले आपको बात कि कोई भी फैक्टर, कोई भी रीज़न जो किसी एंटरप्राइज की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है ना, तो वो गुडविल को अफेक्ट करने वाला फैक्टर होता है। क्योंकि गुडविल हमको एक्स्ट्रा अर्न करना में हेल्प करती है और ऑल दोज फैक्टर्स जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं तो वो हमारी गुडविल को भी इंक्रीज करते हैं, वो गुडविल को पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं। जैसे एफिशिएंट मैनेजमेंट। ओके, अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो एंटरप्राइज अच्छा कमा पाएगी एंड दैट मीन्स उस एंटरप्राइज की गुडविल बढ़ेगी। ओके, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर किसी कंपनी के पास कोई फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स है जिससे ज़्यादा प्रॉफिट होने की उम्मीद है तो उसकी पॉजिटिव गुडविल होगी। ठीक है, फेवरेबल लोकेशन, अगर किसी बिजनेस की लोकेशन, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं हल्दीराम है, बीकानेर वाला है, अगर वो कनॉट प्लेस में है, साउथ एक्सटेंशन में है, आई मीन आप ऑल ओवर इंडिया देख रहे हैं, तो किसी पॉश कॉलोनी में, किसी अच्छी कॉलोनी में है तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। वही हल्दीराम या बीकानेर वाला अगर किसी स्लम में है मान लो, या उसके आसपास गंदगी है, तो वहाँ पे उसकी गुडविल इतनी अच्छी नहीं होगी, कस्टमर्स वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, फिर लाइफ ऑफ द बिजनेस, जितना पुराना बिजनेस होता है उसकी गुडविल उतनी ज़्यादा अच्छा होने की उम्मीद होती है, क्योंकि जिनकी लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स या हायर प्रॉफिट्स कमा रहे होते हैं। ओके, तो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जो थोड़ा पुराना हो गया है, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट पुरानी हो गई है, उसकी गुडविल पॉजिटिव होगी या उसकी गुडविल हायर होगी इन कंपैरिजन टू एन एंटरप्राइज, सिमिलर एंटरप्राइज जिसने कि अभी रिसेंटली काम शुरू किया है। ठीक है, फिर बात आ जाती है कि एक्सेस टू सप्लाईज, जो उसको रॉ मटेरियल चाहिए है ना, जो उसको माल बेचना है, तो उस माल को जो बेचना गुड्स, वो उसको इजीली सप्लाई उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो अगर उसकी सप्लाईज की पहुंच, सप्लाई के लिए उसकी पहुंच अच्छी है, एक्सेस मीन्स पहुंच, बेसिकली रीच। ओके, तो अगर उसके पास सप्लाईज की अवेलेबिलिटी कंफर्टेबल है, टाइम से उसको सप्लाईज मिल जाती हैं, ओके, देन उसकी गुडविल बेटर होगी, उसकी गुडविल हायर होगी। ठीक है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो गुडविल ज़्यादा अच्छी होगी। ओके, जो भी उनका स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उनका अगर पब्लिक रिलेशन अच्छा होगा कस्टमर के साथ तो भी गुडविल हायर होगी उस एंटरप्राइज की। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, कुछ काफ़ी हमने फैक्टर्स काउंट कर लिए हैं। थ्योरी, मैं फिर बोलता हूँ थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर की थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसकी वेटेज ज़्यादा नहीं है, दूसरी बात। और थ्योरी जनरली हमारे पास जो 12th की अकाउंट्स होती है उसमें 1 मार्क्स ज़्यादा आते हैं, तो हमको बहुत सारे 10-12 पॉइंट्स किसी भी क्वेश्चन के याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी थ्योरी पार्ट ऑफ गुडविल की गुडविल का वैल्यूएशन एंड गुडविल के नेचर का जो हमने थ्योरी पार्ट है वो डिस्कस किया। फिर ये बात हो गई कि गुडविल हमने कब कब हमें वैल्यूएट करनी होती है। गुडविल 2 तरह की होती है ब्रॉडली, एक होती है सेल्फ जनरेटेड और एक होती है परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड वो गुडविल होती है जो मैनेजमेंट ने, ओनर ने या पार्टनर्स ने अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से कमाई होती है बेसिकली। ओके, और परचेज गुडविल वो होती है जिसका कि कुछ हम अमाउंट पे करके परचेज करते हैं। तो ये समझना है कि हम अकाउंट्स में सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम अकाउंट्स में परचेज्ड गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमने गुडविल के लिए पेमेंट किए देन वी रिकॉर्ड इट, अदरवाइज अगर गुडविल को हमने अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से जनरेट किया है तो उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई। अब हम बात करेंगे गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स कि जैसे मैंने बताया कि चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, डिसोल्यूशन में तो नहीं, अमलगमेशन में एंड सेल ऑफ बिजनेस के टाइम पे हमें गुडविल वैल्यूएट करनी पड़ती है। तो हाउ डू वी वैल्यूएट गुडविल, कैसे हम गुडविल को वैल्यूएट करते हैं,
तो उसमें हम अब मेथड्स की बात करते हैं। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, व्हाट इज दैट? फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, राइट, ये हो गया। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी एक सिंपल होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट, and the other is weighted average profit method, weighted average profit method, राइट। ये दो मेथड हो गए अभी आपके, एक ही मेथड के दो पार्ट हो गए। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल is equal to average profit, okay, into number of years of purchase, okay, number of years of purchase। ठीक है, राइट, दिस इज गुडविल। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में द फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ओके, नाउ एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है, हमको मान लो 3-4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, टोटल करो, 3 से डिवाइड कर दो, एवरेज प्रॉफिट आ गया। 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, 4 साल का प्रॉफिट दिया होगा, टोटल करो, 4 से डिवाइड करो, एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो अगर आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो सिंपल है, जितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है ना, उसको आप टोटल करो, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करो, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। और इनटू ये आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इट कैन बी 2 years परचेज, 3 years परचेज, 1.5 years परचेज, 2.5 years परचेज। ये क्या होता है, ये वो पीरियड होता है कि जितने साल तक बिजनेस उम्मीद करता है कि हम विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ओके, हम 2 साल तक या 3 साल तक हम नॉर्मल से हायर, नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। ओके, फॉर हाउ मैनी मोर ईयर्स द एंटरप्राइज विल बी एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स देन द नॉर्मल प्रॉफिट्स। ओके, तो जितने साल का एस्टिमेशन वो करते हैं, वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होती है, तो उससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर मान लेते हैं। ये बड़ा क्लियरली आपको क्वेश्चन में दिया होगा, 2 years परचेज, 3 years परचेज, 1.5 years परचेज। ओके, प्रॉफिट भी दिए होंगे अलग अलग सालों के, 3 साल का कह रहा है तो 3 साल का प्रॉफिट दिया होगा, 4 साल का कह रहा है तो 4 साल का प्रॉफिट दिया होगा, 5 साल का एवरेज निकालना है, 5 साल का प्रॉफिट दिया होगा। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। लेकिन जब हम एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं तो इसको हम साथ में ये भी बोलते हैं कि एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसको बोलते हैं हम एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट या एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, तो ये मैं बता रहा हूँ अभी नेक्स्ट चीज़ है ये, क्योंकि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सिंपल है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो आपने 4 साल का 5 साल का प्रॉफिट ऐड किया और उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया और जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, वो गुडविल आ गई आपकी। अब पॉइंट होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जिसमें ये पता लगता है कि कुछ बीच में जो साल हमको डिटेल दी हुई है, साल के जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, वो अलग अलग सालों में कोई एबनॉर्मलिटी थी या कहीं पे कोई ऐसी चीज़ थी जो कि नॉर्मली हर साल नहीं होती है। ओके, मतलब कोई भी एबनॉर्मल फैक्टर था या कोई नॉन बिजनेस फैक्टर था उसमें, या कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, है ना, तो वो फिर हमें उसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है उस प्रॉफिट को। ओके, तो वो प्रॉफिट को नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करते हैं वो अभी हम बात करते हैं। तो ये मतलब हुआ कि अगर तो आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है तो सिंपल है। अगर हमको कोई एडजस्टमेंट दी होती है ना, तो हम जो डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट दिए उनको पहले हम नॉर्मलाइज करते हैं, राइट। नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, ये हम बात करते हैं। ओके, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, नॉर्मल
प्रॉफिट्स, ये हमने करना है, ठीक है। अब आपको जो भी प्रॉफिट दिया हुआ ये हर एक साल के लिए अलग अलग होगा, जिस साल में जो एडजस्टमेंट होगी वो आप उस साल में एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। अब सपोज मान लो प्रॉफिट दिया हुआ है जो आपको, प्रॉफिट एज गिवन, ओके, जो भी आपको प्रॉफिट दिया हुआ है ये प्रॉफिट आपको यहाँ दिया हुआ है, राइट। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव वॉट एवर, ठीक है। ये प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट एज गिवन, दिस इज द प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे, कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या क्या हम ऐड करेंगे? ऐड एबनॉर्मल लॉस, ओके। किसी भी साल में एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस मतलब लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, ओके, जो बिजनेस में नॉर्मली नहीं होता है, हमेशा रिकरिंग नहीं होता है, हर साल नहीं होता है, तो दैट इज एबनॉर्मल लॉस, तो वो हम ऐड कर देंगे, वो आप ऐड कर दीजिए, ओके। देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ओके, और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ओके। तो ये भी आपके बिजनेस लॉस नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस बोलते हैं हम इनको हम बिजनेस लॉसेस नहीं बोलते, इनको हम नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर ये लॉस नहीं होते तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होता। तो हम इनके जो एबनॉर्मल चीज़ें हैं या जो नॉन ऑपरेटिंग जो आइटम्स हैं उनका हम इफेक्ट हटा रहे हैं बेसिकली प्रॉफिट को नॉर्मलाइज करने के लिए, ठीक है। और क्या हो सकता है? और इसमें एक आइटम होती है, देखिए, अगर आप जब याद हो आपको 11th का हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते थे हम? ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक होता है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक होता है ना। तो अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा दिया है, ओके, अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा के दिखाया है, मतलब इन्फ्लेट किया, ओवर वैल्यू किया, तो क्या होगा? तो प्रॉफिट कम आएगा ना, क्योंकि ये डेबिट साइड में होता है। तो ओपनिंग स्टॉक को अगर आपने बढ़ाया है पहले तो प्रॉफिट आपका कम आ रहा होगा, ये प्रॉफिट जो है वो आपका कम आ रहा होगा, है ना, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट में क्या क्या ऐड करेंगे। तो इसका मतलब अगर हमारा ये ओपनिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड तो प्रॉफिट कम आया होगा, तो हम इसको ऐड करेंगे। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक अगर मैंने अंडर वैल्यू किया होगा, ओके, क्लोजिंग स्टॉक मैंने अगर अंडर वैल्यू किया होगा तो भी प्रॉफिट कम आया होगा मेरा, तो भी मैं ऐड करूंगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये हमने ऐड करने वाली आइटम लिखी है ना, तो ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओके, OS इज ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, राइट। अगर हमने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया तो भी ऐड कर दो, हमने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया तो भी ऐड कर दो, ठीक है, ऑलराइट, ये बात हो गई। और क्या करना है हमने? अगर हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अंदर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने एक्सपेंस मान लिया है, जैसे मैंने कोई असेट खरीदी, है ना, और उसको मैंने गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस की तरह डाल दिया यहाँ पे, है ना, तो इसका मतलब मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, तो मैंने प्रॉफिट अपना क्या कर दिया, मैंने प्रॉफिट कम कर दिया। तो मुझे ठीक करने के लिए क्या है, इसका इफेक्ट हटाना है और प्रॉफिट को बढ़ाना है। तो व्हाट आई विल डू, दिस आई एम ऑल एडिंग, राइट, ये सब ऐड हो रहा है बेटे, दिस इज ऑल वी आर एडिंग, ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर wrongly debited in profit and loss account, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया, इसका मतलब मैंने अपना प्रॉफिट घटा दिया है, जो मुझे नहीं घटाना चाहिए था, तो मैं उसको वापस ऐड करके बढ़ा दूंगा, राइट। और क्या करूंगा मैं? कोई भी ऐसा नॉन रिकरिंग एक्सपेंस जो कि हमेशा हर साल नहीं होता है और इस साल में हो गया, है ना, तो वो भी रेगुलर एक्सपेंस नहीं है ना, तो वो भी उसका इफेक्ट हम क्या करेंगे,
हम उसका इफेक्ट हटाएंगे तो प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। ओके, प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट, ये भी हमने ऐड कर दिया। तो ये मेन चीज़ें हमने ऐड कर दी यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये फार्मूला आपने देख लिया, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये गुडविल होती है। एवरेज प्रॉफिट मैंने बताया आपको, सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर दो, उसको साल से डिवाइड कर दो, जितने नंबर ऑफ ईयर्स का प्रॉफिट हमने ऐड किया है। लेकिन ये एवरेज प्रॉफिट को हमें नॉर्मलाइज करके लेना होता है, तो नॉर्मलाइज कैसे करते हैं उसका प्रोसीजर हम यहाँ लिख रहे हैं, राइट। तो अभी मैंने यहाँ लिख दिया ऐड क्या क्या होना है, अब मैं लिख रहा हूँ कि माइनस क्या क्या होना है, ठीक है। नाउ आई राइट क्या क्या चीज़ें माइनस करोगे आप। ओके, सब्ट्रैक्टेड, ओके, आइटम्स टू बी सब्ट्रैक्टेड, आइटम्स टू बी सब्ट्रैक्टेड, तो मैं इसको बोल रहा हूँ लेस। क्या लेस करेंगे, ये अबनॉर्मल लॉस हमने ऐड किया ना, तो अबनॉर्मल गेन हम माइनस करेंगे। कोई भी ऐसा गेन जो कि नॉर्मल नहीं है हमारे इस कैलकुलेशन में प्रॉफिट में, तो वो हम माइनस कर देंगे, बिकॉज अगर ये गेन नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट इतना नहीं होता जितना कि हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, राइट। लेस एबनॉर्मल गेन्स, कोई भी नॉन बिजनेस गेन जो भी हो गया, ठीक है। लेस प्रॉफिट, यहाँ पे हमने लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने ऐड किया था, तो प्रॉफिट और गेन ऑन मार्कस की इंक, प्रॉफिट ऑन गेन और प्रॉफिट और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ओके, ये हम माइनस करेंगे। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हम माइनस करेंगे, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ओके, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कोई भी बिजनेस की इनकम जो नहीं है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ऐसी इनकम जो नॉन बिजनेस इनकम है हमारी, वो हम माइनस करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ये हम माइनस करेंगे। क्रेडिटेड इन P&L, क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम माइनस करेंगे, ठीक है। ओके, और क्या करेंगे, यहाँ देखो हमने ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये हमने प्लस किया था, तो इसका उल्टा होगा तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं बेटे, हम सब लेस कर रहे हैं, ये दीज आर ऑल वी आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द प्रॉफिट। ओके, जिस साल में भी ऐसा हो, जिस साल में भी एडजस्टमेंट हुई होगी उस साल में एडजस्टमेंट होगी, हर एक साल में नहीं होगी, है ना। हर एक अलग अलग साल का दिया होगा कि इस साल में क्या हुआ, इस साल में क्या हुआ, तो वहाँ पे हमें प्लस माइनस कुछ करना होगा उस प्रॉफिट को नॉर्मलाइज करने के लिए उस साल के। अब ये जब हम करेंगे क्वेश्चंस तो आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज लेस अंडर वैल्यूएशन, क्योंकि अगर हमने ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया होगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, ठीक है। लेस अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, एंड लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये भी लेस करेंगे। ओके, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर रॉन्गली डेबिट किया था तो हमने ऐड किया, ठीक है। लेकिन अगर हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, असेट्स मान लिया, तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। व्हाट वी डू, रेवेन्यू एक्सपेंसेस wrongly treated as an asset, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये सब माइनस कर रहे हैं हम, ओके। फिर यहाँ क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस डेबिटेड इन P&L, ऐसे ही अगर नॉन रिकरिंग इनकम हमने इनकम क्रेडिट कर दिया है, ओके। नॉन रिकरिंग इनकम, नॉन रिकरिंग जो रेगुलर इनकम नहीं थी, नॉन रिकरिंग इनकम क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो हम माइनस कर देंगे, उसका इफेक्ट हम हटा देंगे, ठीक है, ओके।
एन कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो हमने अभी तक नहीं पे किया है और हमें फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। ओके, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो हमने अभी पे नहीं किया, फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। इट कैन बी पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। ओके, तो वैसे तो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन काफ़ी कॉमनली दिया होता है आपको, तो मैं लिख देता हूँ पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। ओके, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन टू बी पेड, ये माइनस करेंगे, ठीक है। एंड एनी एक्सपेंस टू बी पेड इन फ्यूचर। ओके, expenses to be incurred in future okay, expenses to be incurred in future, right। जैसे कि मान लो अभी आपने कोई असेट्स की इंश्योरेंस नहीं करा रखी और अब आप सोचते हैं कि हमें इंश्योरेंस करानी चाहिए, तो पहले तो नहीं कराई हुई थी आपने, अब आपको करानी है, सपोज सोचा है आपने ये, तो वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वो आपका जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे उतने उस प्रॉफिट्स को वो डिक्रीज करेगा एक्सपेंस, राइट। तो दीज आर द थिंग्स, राइट। ये देख लीजिए आप, तो क्या प्लस करेंगे हम एबनॉर्मल लॉस प्लस करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम प्लस करेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हम ऐड करेंगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हम ऐड करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने गलती से डेबिट कर दिया P&L में वो हम ऐड करेंगे, एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस डेबिटेड इन P&L अकाउंट। ओके, जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हमने डेबिट कर दिया P&L अकाउंट में जो हर साल नहीं होगा, तो उसका इफेक्ट हटा के हम पॉजिटिव प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, तो वो हम प्लस करेंगे, राइट। दिस इज दैट। आपको देखना ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट है, ओके, तो प्रॉफिट है तो पॉजिटिव होगा और लॉस है तो नेगेटिव भी होगा, है ना। तो ये आपको देखना है कि प्रॉफिट है तो ये प्लस होना शुरू हो जाएगा, और लॉस होगा तो पहले आपके माइनस साइड में जब प्लस होगा तो वो माइनस प्लस का इफेक्ट होकर जो चीज़ें आएंगी वो आप देखेंगे, ठीक है। मतलब इसको फिर हम प्रॉफिट ही लेंगे, बट ये नेगेटिव फिगर होगी, ओके। तो नेगेटिव फिगर से स्टार्ट करोगे एंड देन यू विल सी व्हाट हैपेंस, राइट। जैसे मैथमेटिक्स में होता था। माइनस क्या करेंगे हम, एबनॉर्मल गेन माइनस करेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल गेन से हमने प्रॉफिट बढ़ा लिया होगा। प्रॉफिट और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और प्रॉफिट और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये नॉन बिजनेस इनकम होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। मैंने दोबारा भी लिख दिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्रेडिटेड इन P&L अकाउंट, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये बिजनेस इनकम नहीं होती हैं, तो इनको भी हम माइनस करेंगे, ओके। अगर हमने ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया, क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया, तो हम माइनस करेंगे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करने से हमने प्रॉफिट बढ़ा दिया और क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करने से हमने प्रॉफिट बढ़ा दिया, वो इफेक्ट हम हटाएंगे, तो हम प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो हमने रॉन्गली असेट ट्रीट कर लिए थे, वो एक्सपेंसेस हमने उनको गलती से असेट मान लिया, ठीक है, तो उसको हम दोबारा प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस मान लेंगे, और डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हम ले लेंगे, ओके, ठीक है। तो ये हम माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे जब असेट्स का था कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो वहाँ पे हमने अगर ये ऐड किया है सपोज, तो हम उसका डेप्रिसिएशन इफेक्ट माइनस भी करेंगे, ओके। दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हेन वी विल डू द क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा आराम से। नॉन रिकरिंग इनकम्स, जो इनकम नॉन रिकरिंग थी और P&L में क्रेडिट किया, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमने इनकम बढ़ा दी, अपनी प्रॉफिट बढ़ा दिया। पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन जो अभी तक हम पे नहीं कर रहे थे, हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में पे करेंगे, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्रॉफिट में से। एंड एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये सब करने से प्रॉफिट में ये प्लस किया या माइनस किया, देन वी विल गेट द नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। और ये हमारा हर साल के लिए अलग अलग होगा, और जब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे ना, तो जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि सारे नॉर्मल प्रॉफिट्स को हम ऐड कर देंगे, जितने 3 साल का, 4 साल का या 5 साल का होगा, उस टोटल को हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट एवरेज प्रॉफिट। उसको हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, देन दैट विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है। ये बात हो गई सिंपल एवरेज प्रॉफिट की, ओके। दिस इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट, ये मैं मिटा रहा हूँ, ओके। नाउ हम बात कर लेते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट की भी, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हमको अब ये मान लो ये हमारा प्रॉफिट तो निकल गया, तो क्या होगा, या तो हमें जो प्रॉफिट्स हैं हर साल के वो दिए हुए होंगे, ठीक है, राइट। और यहाँ हमको इन प्रॉफिट्स को नॉर्मलाइज करने का, जैसे हमने नॉर्मलाइज करने के लिए अभी क्या ऐड होगा क्या माइनस होगा, ये भी सिचुएशन अगर हमें दी हुई है, एडजस्टमेंट दी हुई है, तो हमको ऐसे नॉर्मलाइज प्रॉफिट करना होगा। तो बेसिकली वी विल गेट प्रॉफिट्स ऑफ एवरी ईयर। अब सपोज करते हैं हम बात
कि जैसे मैं बोलता हूँ फिर सिंपल एवरेज प्रॉफिट में, है ना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या किया हमने, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में आई एम अगेन राइटिंग गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, राइट, into number of years purchase, राइट, यही है, ठीक है, ओके, ये हो गया सिंपल। अब बात करते हैं हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट की, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। In this case, what is the amount of goodwill? How do we calculate goodwill? Goodwill is equal to weighted average profit, weighted average profit, right, into again number of years purchase, ठीक है। तो क्या हुआ, वहाँ एवरेज था, तो यहाँ पे क्या आ गया, वेटेड एवरेज आ गया, ओके। अब हमें देखना है वेटेड एवरेज क्या होता है। अब ये सपोज करो कि आपके पास ये दिया हुआ है साल, अलग अलग साल दिए हुए हैं, ये गुडविल का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ये तो हो गया गुडविल। ना हमें सीखना ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में पता है क्या होता है, ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन में 2 ईयर, 1.5 ईयर, 2.5 ईयर, 3 ईयर्स, ये परचेज दी होगी, वो जो भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया उससे आपको मल्टीप्लाई करना है सिंपल एवरेज में एवरेज प्रॉफिट से और वेटेड एवरेज में वेटेड एवरेज प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट निकालना हमने सीख लिया पिछले, अभी जो हमने अभी इससे पहले सीखा है, राइट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा, आपको साल दिए होंगे, मान लो 2015, 2016, 2017, 2018, है ना, ये सपोज आपको 4 साल दिए हुए हैं, ओके, दीज आर ईयर्स। इनके प्रॉफिट्स दिए हुए हैं अलग अलग, आपको क्या प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, मान लो इनके, इसका दिया हुआ प्रॉफिट मान लो 6000, इसका दिया हुआ आपको 8000, इसका दिया हुआ आपको 10,000 और इसका दिया हुआ आपको 12,000, ठीक है, राइट। अब अगर सिंपल एवरेज प्रॉफिट होता है, इन सबको ऐड करते, अपॉन 4 करते और इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कर लेते हैं, ठीक है। और आपको साथ में वेट्स दिए हुए हैं, ओके। तो पहले तो ये समझना कि जो वेट्स दिए होते हैं ना, ये जितना नज़दीक वाला होगा प्रॉफिट, चलो एक और कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, 2019 भी कर लेते हैं, ये 16,000 हो गया, ठीक है। वेट में क्या होता है, जितना दूर होता है उतना वेट कम होता है। जैसे 2015 को 1 वेट दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया, इसको 5 दिया। तो नॉर्मली ये होता है, जो मोस्ट रिसेंट परफॉर्मेंस होती है उसके रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो मोस्ट रिसेंट परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि उसके रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा है, तो उसको वेटेज ज़्यादा मिलती है, ओके। तो जो मोस्ट रिसेंट कौन सा हुआ, 2019, उसको 5 वेट दिया, 2018 को 4 दिया, ये वेट्स हैं, राइट। इसको मैं कॉलम 1 बोलूँ, इसको मैं कॉलम 2 बोलूँ, इसको कॉलम में 3 बोलूँ, राइट। एक तो ये बात हो गई, और इसको साथ में बोल देता हूँ P और इसको बोल देता हूँ मैं W, ओके। स्टैट्स आपने सबने पढ़ी हुई है ना, ठीक है। तो अब ये जो कॉलम 4 है मेरा, ये क्या होगा, ये मैं निकालूंगा प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, कॉलम 2 इंटू कॉलम 3, दैट इज P इंटू W, PW। तो जैसे स्टैट्स में करते थे ना, सिग्मा FX करते थे, तो यही समझ लो ऐसे कि जो प्रॉफिट हो गया ये W हो गया, ये फ्रीक्वेंसी जैसे हम यूज़ करते थे स्टैटिस्टिक्स में 11th क्लास में, है ना, स्टैट्स करते थे ना, फ्रीक्वेंसी। ये आपको वो दिया हुआ है, X दिया हुआ मान लो कोई, तो इसको मैंने P नाम दे दिया। तो उसमें क्या करते थे हम, सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F करते थे। ऐसे ही इसमें भी आप याद कर लो, ये सिग्मा PW अपॉन सिग्मा W करना है हमने। अब PW क्या होगा, P इंटू W प्रॉफिट इंटू वेट्स, 6,000 इंटू 1 6,000, 8,000 इंटू 2 16,000, 10,000 इंटू 3 30,000, ठीक है। 12,000 इंटू 4 48,000, 16,000 इंटू 5 80,000, ठीक है, राइट। तो ये जो टोटल आएगा ना, इसको मैं सिग्मा PW बोल दूंगा, सिग्मा PW। क्या हो गया, 6 और 16 22, 22 एंड 48 70, 70 and 30 1,80,000, ओके। दिस टोटल कम्स टू 1,80,000। देख लो दोबारा, 80 प्लस 30 18 108, 108 एंड 48 156, 156 एंड 16 172। क्या हुआ, गलत किया मैंने कुछ। 6 16 22, 22 और 30 52, 52 एंड 48 1,80,000, 1,80,000 इज फाइन, ओके। दिस आई विल कॉल, आई एम कॉलिंग दिस सिग्मा PW,
प्रॉफिट इनटू वेट, दिस इज दैट। ओके, यहाँ मुझे नहीं लिखना, यहाँ लिखना है सिग्मा पी डब्ल्यू, क्योंकि मुझे इसका भी सिग्मा करना है ना, वेट का भी। ठीक है, वेट्स का सिग्मा क्या हुआ, 1 2 3 3 6 and 4 10 and 5 15 हो गया। अब मान लीजिए ये आपको गुडविल निकालनी है, नंबर ऑफ 2 years ऑफ परचेज। क्या गुडविल कैलकुलेट करनी है, क्या करनी है, कैलकुलेट गुडविल, कैलकुलेट गुडविल, ओके, एट 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओके, और साथ में आपको ये प्रॉफिट भी दिया हुआ है, वेट्स भी दिए हुए हैं, ये आप एज्यूम कर लो, जो मैंने वेट्स लिखे हैं वही आपको वेट्स दिए हुए हैं और प्रॉफिट भी दिया हुआ है। तो हमने प्रॉफिट लिख लिया, वेट्स लिख लिए, हर एक साल के प्रॉफिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका प्रोडक्ट निकाल लिया, उसका मैंने फार्मूला बना दिया आपके लिए। ये किसी किताब में फार्मूला नहीं लिखा होगा, ओके, किसी भी बुक में ये फार्मूला नहीं लिखा होगा, लेकिन मैंने आपको आसान करने के लिए, जिससे कि आपको स्टैट्स याद आ जाए, तो आई एम राइटिंग सिग्मा पी डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ओके, ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट का वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। ओके, ठीक है। तो नाउ आई कैलकुलेट व्हाट, हमारा क्या आ गया, सिग्मा पी डब्ल्यू 1,80,000 है। तो अगर मैं सीधा गुडविल निकालूँ, ओके, या पहले चलो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, जो मैं बोल रहा हूँ, सिग्मा पी डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ये फार्मूला बेटे आपके लिए किसी भी बुक में नहीं मिल सकता है फार्मूला, ये मैंने स्टैटिस्टिक्स से कोरिलेट किया है इसको। ओके, दिस इज प्रॉफिट, दिस इज वेट, तो प्रॉफिट इनटू वेट हमने किया, उसका सिग्मा कर लिया, ये वेट्स का सिग्मा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1,80,000 अपॉन 15। ओके, 15 12 180 और 1 2 3 0 आ गए, 1 2 3 0, तो वेटेड एवरेज आ गया आपका प्रॉफिट 12,000। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया आपको, 12,000 आ गया। और आपकी गुडविल क्या है, 3 years परचेज। ओके, तो गुडविल इज व्हाट, गुडविल इज इक्वल टू 12,000 इंटू 3, ये हो गया 36,000। ठीक है, ये गुडविल हो गई आपकी 36,000। ठीक है, ऑलराइट। तो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल लेते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालोगे आप, ओके, आप बस सीधा एक ही फार्मूले में वेटेड एवरेज निकालो और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे मैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट में क्या कर रहा था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ना, तो आप जो प्रॉफिट का सम है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, राइट, वो आपको नेचुरली एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एक ही फार्मूले में पूरा डाल के आप गुडविल कैलकुलेट डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हम इसके 1-2 क्वेश्चन कर सकते होंगे तो अगली वीडियो में करेंगे, और उसके बाद हम सीखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, अभी 2 मेथड्स और हैं मेन, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, और कैपिटलाइजेशन में भी सुपर प्रॉफिट का भी कैपिटलाइजेशन होता है और एवरेज प्रॉफिट का भी कैपिटलाइजेशन होता है। तो अगली क्लासेस में, अगले वीडियोस में हम सीखेंगे वो। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, और जो भी बच्चे जिन्होंने आज ज्वाइन किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।